आवाज। हेलो, चेक चेक। हेलो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी, मैं शुरू करता हूं अब आपसे। आपने जो इस बदलते बस्तर का जो परिदृश्य तैयार किया है, मैं पहले भी कहा कि आपने ना वो सोच बदला है सर। और ये बड़ी बुनियादी चीज होती है कि आपने मतलब एक थॉट प्रोसेस लोगों का चेंज कर दिया है। यहाँ से अब उनको उनके सहारे भी छोड़ा है। आप बशर्ते पीछे खड़े हैं, लेकिन आपने उनको तैयार करके छोड़ दिया कि आप बदलते बस्तर की कहानी अब आप लेके आगे चलो। ये कैसे कल्पना कैसे किया था सर आपने? देखिए, सबसे चुनौतियों पूर्ण आपको मिला था सब कुछ, सौगात बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को आईबीसी परिवार के माध्यम से। दूसरी बात है, बस्तर हमेशा देश और दुनिया को आकर्षित करता रहा है जी। कभी हमारे जनजातियों की संस्कृति को लेकर, तो यहाँ के बस्तर के दशहरा को लेकर, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर, तो इन सब चीज़ों को लेकर बस्तर हमेशा दुनिया के आकर्षण केंद्र रहा, कभी गोटुल रहा है। लेकिन बस्तर के लोग बहुत प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसके साथ जीते हैं। पूरा उनका जीवन जो है उन्मुक्त रहा है। इससे एक बात है कि बस्तर के लोगों को दबा के आप कोई काम नहीं कर सकते, दबाव से कोई काम नहीं करवा सकते। बस्तर के लोगों से काम करना है तो उससे मिलके उनको जिम्मेदार बनाकर और उनसे प्रेम से, भाईचारा से ही काम लिया जा सकता है। और हमारी सरकार ने वही किया। पहली बात जो बार बार आपने बताया भी कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेकर जो विकास की गाथा जो रची गई, सभी हमारे देख लीजिए। अब दंतेवाड़ा के जो हमारी बेटियां आई थी डेनेक्स के, वो अंदरूनी इलाके से, जब कभी कोई जा नहीं सकता था उन गाँव में, हम लोग कभी जाते थे महेंद्र कर्मा जी साथ उसके गाँव में, तो आधा घंटा 15 मिनट रुको तो बोले तुरंत, मतलब कोई मेहमान को बोलते हैं कि तुम जाओ। लेकिन बस्तर में ये होता था कि अब जाओ, यहाँ से जाओ। ये स्थिति, वहाँ से साइकिल चला के हमारी बेटियाँ आती है और एक नहीं, दो नहीं, 5-5 डेनेक्स चल रहा है। अब वो बंदूक छोड़ के सिलाई मशीन की तरफ। दूसरी तरफ देखें, जिस जीरम घाटी की बात है, अभी बस्तर की काफ़ी की बात की, स्वादिष्ट काफ़ी की बात की। मैं वही कह रहा था सर कि जिस बस्तर ने एक जख्म दिया था आपको पीड़ा पहुंचाई थी, उस बस्तर ने आज मरहम लगा रहा है सर जी। जहां बारूद और की गंध और ये सस्य श्यामला धरती जो लाल हो चुकी थी, वो जीरम घाटी, वो दरभा की घाटी, आज वहाँ पपीता बोया जा रहा है, वहाँ काफ़ी का उत्पादन किया जा रहा है और काफ़ी की खुशबू पूरे देश को आकर्षित कर रही है। तो ये उस जीरम घाटी में दिन के उजाले में, दोपहर में जाने लोग डरते थे। आज 10 बजे रात को चले जाइए, बेखौफ, बिना डर के, सुरक्षित आप सुकमा जा सकते हैं। ये वह यही कि आप यहाँ के लोगों को आपने दूसरी दृष्टि देखा। आपकी भाषा नहीं पहचानते, लेकिन आपके जो आँख है उसको जरूर पहचानते हैं, नज़रों की भाषा जानते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं कि मुझे समझ क्या रहे हैं। और उसके कारण से जो दूरियां बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि खाई बन गया। और हर हमारे फोर्स के लोग और पिछली सरकार ने यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के निवासियों को नक्सली की नज़र से देखना शुरू किया। और हमने वही परिवर्तन किया कि भाई यहाँ जो कुछ होगा आपके साथ मिलकर होगा। हमने ज़मीन वापसी की, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा दिया, फिर वन अधिकार पट्टा दिया, सामुदायिक पट्टा दिया, वन संसाधन अधिकार दिया, ऋण माफ़ी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा। पहले 7 प्रकार के लघु वनोपज थे और 65 प्रकार के हो गए। अभी तो आपने 14 प्रकार की कैटेगरी में दिखाया है। ये बगल में बकावंड है, वहाँ काजू प्रसंस्करण केंद्र है।
300 महिलाएं हमारे काम करती वहाँ, और वो 1900 रुपये किलो तक के काजू बेचती। 300 रुपये से लेकर 1900 रुपये, चूरा 300 रुपये में, और बढ़िया सही बोल्ड साइज काजू बस्तर का वो 1900 रुपये में बिक रहा है, और 300 महिलाएं काम कर रही। तिखुर बस्तर से छत्तीसगढ़ से बाहर कोई जानता नहीं, लेकिन आज कोंडागांव जो तिखुर है, इस देश की सीमा को लांघकर वियतनाम और दूसरे देशों में यहाँ तिखुर की डिमांड हो रही है, वो पहुँच रहा है। मिलेट्स आपने दिखाया, नारायणपुर के मिलेट्स, और उसी से प्रेरित होकर हमने कहा कि सारे मिलेट्स हम खरीदेंगे। भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, हमने 3000 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया। आज रकबा दोगुना हो गया है, उत्पादन दोगुना हो गया है, और मिलेट्स का प्लांट हमने लगाया। हमने केवल उत्पादन भर नहीं करवाया, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन किया। इमली, बस्तर का इमली पूरा साउथ में जाता है। लेकिन सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। 26 तारीख को देश के आईने में आपको वो दिखाना था सर जी। 26 तारीख को जी आपने पूरी प्लानिंग की थी कि देश के आईने पे मिलेट्स के प्रोडक्ट को दिखाएंगे जी, लेकिन उस पर विरोध हो गया सर। अब पता नहीं क्यों, जबकि मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है जी, पूरी दुनिया में, ये मिलेट्स ईयर है, और मिलेट्स का प्लांट सबसे बड़ा हमारा छत्तीसगढ़ में है। और जो अबूझमाड़ का एरिया है, जिसका मुख्यालय दंतेवाड़ा है, वहाँ हमारी जो बेटियाँ किस प्रकार से काम कर रही हैं, देखें, लाखों रुपया कमा रही हैं। वो सब चीज़ हमने किया है, तो ये देश और दुनिया को जानना चाहिए। लेकिन अब न दिखाए राजपथ में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये काम तो यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में देख सकते हैं आप कि बस्तर कैसे बदल रहा है। तो आज जो है वो अधिकार संपन्न हुए, जो जल जंगल जमीन की बात आदिवासी करते थे, हमने सबको लौटाया। जमीन हमने दी, 4.5 लाख से अधिक उनको पट्टा दिया, 45,000 से अधिक सामुदायिक वनाधिकार पट्टा दिया, वन संसाधन अधिकार 3,000 पट्टा दिया, और उसके साथ साथ उसके जो लघु उपज उसके प्रसंस्करण केंद्र, इमली प्रसंस्करण केंद्र, काजू प्रसंस्करण केंद्र, और कोदो कुटकी रागी के प्रसंस्करण केंद्र। अब महुआ केवल शराब बनाने का काम नहीं आता, बल्कि उसे लड्डू बना रहे हैं, और तमाम प्रकार की चीज़ें बनाए जा रहे हैं, एनर्जी बार बनाया जा रहा है। सर मैं रोकना चाहूँगा सर। देश में जो गूंज सुनाई पड़ती थी बस्तर की, लोग कहते थे कि बस्तर में खौफ है, बस्तर में डर लगता है। दिल्ली में, देश की राजधानी में इस तरीके का साउंड था कि बस्तर जा रहे हैं आप, बस्तर देख रहे हैं आप। और आज जो आपने ये होम स्टे के कंसेप्ट को लेकर के किया कि उन्हीं के घर में लोगों के दिल दिमाग से वो खौफ निकाल करके लोगों को बसा रहे हैं, ये कैसे था सर? देखिए, बस्तर की जो प्रकृति है, बस्तर के लोगों की जो प्रकृति है, उसको आपको समझना होगा। वो निश्चल हैं, वो सरल हैं, सहज हैं, आपको उसी प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। आज बहुत सारे नारायणपुर से आए हैं, दंतेवाड़ा से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। जो आए हैं वो आईबीसी कार्यक्रम में, वो उसके दिमाग में पहले ये होता कि मैं अब रात कहाँ रुकना है, मुझे, मैं वापस नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगा, ये सोचते। और ये सब तमाम सामने में बैठे वो लोग सब व्यवस्था करते कि भैया रात रुक जाओ, सुबह जाना। लेकिन अब ये कार्यक्रम समाप्त करके भोजन करके सीधा अपने जिलों में, घरों में जाएंगे। ये परिवर्तन आए 4 सालों में। मैं तो बस्तर जब से हो संभाला तब से मैं बस्तर आ रहा हूँ ना, उस समय भी बस्तर ऐसी खूबसूरत, रात को 1 बजे आ जाइए आप, बस्तर के लोग, लड़के लड़कियां डांस करते आपको सड़क में मिलते, वो रोकते आपकी गाड़ी को, उतारते, अपने साथ डांस कराते, है ना, खाने पीने की चीज़ भी देते, आपको सेल्फी भी पिलाते, महुआ भी पिलाते, यदि महुआ पीने के शौकीन है वो भी करते। और उसके बाद फिर मांगते क्या, 1 रुपया 2 रुपया, प्रेम से भेंट दे देते, फिर चले जाओ। तो ऐसा बसता था हमारा। और उसके बाद ये 15-20 साल जो हुआ कि यहाँ के लोगों को आपने नक्सलियों की नज़र से देखना शुरू किया, दुश्मन की नज़र से देखना शुरू किया, तो दूर हो गया प्रशासन से। सड़क से 5 किलोमीटर की दूरी में आपका प्रशासन था, नेशनल हाईवे के। और आज आपने अब सड़क बनाया, देखा ना, जो नारायणपुर से आप आज़ादी बारसूर तक के, पहली बार आज़ादी के बाद वो सड़क बनी, अबूझमाड़ को चीरते हुए सीधा बारसूर तक के सड़कें बन रही है। आप सुकमा जिले में जो सड़कें बनाए, हमारे कितने जवान शहीद हो गए उस सड़क बनाने में। कभी अबूझमाड़ के लिए पुल नहीं बना था, एक पुल का हमने उद्घाटन किया, दूसरा पुल बन के तैयार है। कभी अबूझमाड़ की पुल नहीं बना था वहाँ जाने के लिए, इंद्रावती के उस पार
आप नहीं जा सकते थे, नाव से आते थे लोग। तो आज बड़ा परिवर्तन है, और ये परिवर्तन भूपेश बघेल ने नहीं किया, हमारी सरकार ने केवल इतना किया कि भाई आप जो चाहते हो होगा। मैंने पहले कहा कि मैं अपने लोगों से मिलूंगा, बस्तर के आदिवासियों से मिलूंगा, बस्तर के परंपरागत निवासियों से मिलूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जवान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के पत्रकार, इनसे मैं बात करूंगा और ये जो चाहते हैं वो होगा। और वही हमने किया, और 4 साल में बस्तर बदल गया। ये मैकेनिज्म पहले नहीं था? पहले नहीं था, वो तो टेरर, इतना खौफ बना कर रखे थे। अधिकारी वही हैं, जवान हमारे वही, जाहिर सी बात, जवान वही हैं, केवल नीति और दृष्टिकोण हमने बदला। अधिकारियों से हमने कहा, जो जवान पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उनसे कहा कि भाई ये आप उसको मारने नहीं आए, आप उसकी सुरक्षा के लिए आए। लोगों से हमने कहा, ये सड़क बन रही है, ये कैंप आ रहा है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। हमने दोनों की जो दूरियां हैं उसको कम करने का काम किया, और अंदरूनी इलाकों में सड़कें बन रही हैं। अब छिंदगढ़ चल दीजिए, छिंदगढ़ ब्लॉक जहाँ जाना मुश्किल था, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पक्की सड़क ना बना हो। तो जाल बिछा दिए 4 वर्षों में, और अब कोई परेशानी नहीं हुई सड़क बनाने में, कैंप खोलने में। 52 कैंप खुले हैं, और वो कोई बफर जोन में नहीं, कोर एरिया में। 2007 में मीनपा का ये लोग मीनपा में कैंप खोलने का प्रस्ताव किया था, और वो 2021 में बना, हमने बनाया। और हमने कहा कि भाई जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। कैंप खोलने आए हैं तो लोग विरोध करना शुरू किए, भाई आप चाहते क्या? तो आदिवासी बोले कि हमको हैंडपंप चाहिए, हमारे पीडीएस साहब चाहिए, दुकान चाहिए, राशन दुकान चाहिए, हमारे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी चाहिए, हमारे यहाँ भी बिजली होनी चाहिए, हमारे यहाँ टेलीफोन करने के लिए टावर होना चाहिए, हमारी पगडंडी बना दे, बड़े सड़क में बना दे, छोटी सड़क बना दे। और जब ये प्रस्ताव लेकर आए हमारे अधिकारी, 8 दिन के अंदर में सब काम होना शुरू हो गया। बोले ये तो हमारे लिए है। तो पहले सोच ये थी कि जो सड़क बन रही है वो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। अब चूंकि पहले अंतर क्या था कि हमारे आदिवासियों के पास पैसा नहीं था, उसके लखों पर खरीदी नहीं होता था, और ऋण कर्ज से दबे हुए थे। खेती दूर दूर सोसाइटियाँ, दूर दूर धान खरीदते हैं, कोई धान बेच नहीं पाता था। तो ऐसे में उसके पास पैसे थे नहीं जी, 2 रुपये किलो में खरीदा जाता था। तो सारे चीज़ों का हमने समर्थन मूल्य घोषित किया, और आज स्थिति यह है कि उनके जेबों में पैसा गया। गांव में रहने वाले जो आदिवासी हैं, परंपरागत रूप निवासी हैं, खेती फायदेमंद का धंधा हो गया, लघु उपज है वो फायदे का काम हो गया, उनके पास पैसे पहुंचने लगे। अब उसके पास खुद की गाड़ियाँ। जगदलपुर में पहले कितने शोरूम थे ट्रैक्टर के, कार के? आज बीजापुर जैसे एक विधानसभा का जिला है, 4-4 शोरूम में आपको ट्रैक्टर का मिलेगा, मोटरसाइकिल का शोरूम मिलेगा। लेकिन सर बीजेपी कहती है कि रोड मैप उन्हीं का दिया हुआ है। लो भला, 15 साल में नहीं कर पाए, हम 4 साल में कर लिए, तो कैसे रोड में? अब ये हो गया, अधिकार संपन्न हो गया, पैसा आ गया, तो अब गाड़ी उनके पास हो गई, गाड़ी है तो उनको चाहिए कि अब हमको सड़क चाहिए। तो पहले जो विरोध करते थे, इन 4 सालों में एक सड़क कटा नहीं है। जो गांव वाले नक्सली लोग सड़क काटते थे, आज एक सड़क नहीं कटा। क्यों? कि अब उसकी मोटरसाइकिल को चलना है, उनकी कार भी चलना है, उसके ट्रैक्टर भी चलना है। अब उसकी आवश्यकता हो गई, ये परिवर्तन आया। और इसका सड़कों को विरोध नहीं करते, आते हैं अंदर वाले थोड़ा दबाव डालते हैं तो आ जाते हैं, फिर धीरे से कान में बोल के जाते हैं। अब वो अंदर वालों दबाव में आ गए, लेकिन आप जल्दी कैंप खोल दीजिए, हमारे यहाँ सड़कें बना दीजिए। ये परिवर्तन आया। ये देखा सर, मैं जब वो पल्ली बारसूर वाले रोड पर मैं सफ़र कर रहा था, मैंने देखा कि पुलिस के जवान खड़े हैं और लोग काम कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, लोग छोटे छोटे पुलिया बना रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि जो जवानों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, जिस जांबाजी के साथ सुरक्षा दे करके लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया और वो किए। लेकिन सर इन सारे परिवर्तन के पीछे जो बीजेपी कहती है कि ये जो बदलाव है ये बहलाव है, ये बहला रहे हैं, वो ऐसा क्यों कहती है सर? देखिए, उनके पास कहने कुछ है ही नहीं। 15 साल उनको मौका मिला, बस्तर को बदल नहीं पाए। आप बादल देख लीजिए,
उनकी संस्कृति सहेजने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। कितने खूबसूरत बादल और वहाँ के कलाकार आए थे, कितने खुश हैं। तो संस्कृति बचाने का काम हमने किया। उसके देवगुड़ी है, माता गुड़ी है, उसको बनाने के गोटुल, जिसके बारे में क्या नज़रिया था लोगों का, गलत नज़रिया था। गोटुल हमने बनवाया। जब नारायणपुर में घोषणा की कि हमारे सांसद जी बैठे हैं, बोले ये कैसे हो सकता है। आज बता रहा हूँ कि 1800 से अधिक देवगुड़ी बन गए, उसी प्रकार से गोटुल बन गए और लोग खुश हैं। संस्कृति से लोग जुड़ते हैं ना। भोजन के बाद यदि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो किसकी पड़ती है, हमारी जो रहन सहन खान पान तीज त्यौहार, इसी से खुश होते हैं। तो आज वो सब चीज़ें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। स्वास्थ्य, मलेरिया के बारे में आपने बताया। पहले परजीवी परसेंट कितना था, 4 था पूरे छत्तीसगढ़ का, अब 0.7 हो गया। छत्तीसगढ़ में अभी आपने बताया कि जवान नक्सलियों की गोली से उसकी मौतें कम होती थी। मलेरिया होने से लोगों की मौतें ज़्यादा होती थी। आज एक भी मलेरिया से मौत नहीं हो रही, उल्टी 10 से नहीं हो रही 4 साल में। तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमने बढ़ाई, शिक्षा, स्कूल खोल रहे हैं। आपने देखा कि जो 600 गांव उजड़े थे, सैकड़ों स्कूलें ध्वस्त हो गए थे, 300 स्कूल हमने फिर से शुरू कर दिए जी। तो ये स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, संस्कृति है, इसको बढ़ाने। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, बहुत मुझे वो दिल से छू गई वो बात। सुकमा में था, मुख्यमंत्री कभी रात नहीं रुका होगा, कोई मुख्यमंत्री में सुकमा में रात रुका था, समाज के लोगों से मिला। तो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग आए थे, छोटा सा शहर है। तो मैंने कहा पहले और अब में अंतर क्या है। उन्हें एक लाइन में बात कही, पहले रिश्तेदारी करने में, मतलब बेटी रोटी बेटी का संबंध बनाने में बहुत कठिनाई होती थी, अब वो समस्या नहीं रही है। अब आसानी से हमारे संबंध बन जा रहे हैं। ये एक लाइन का जो जवाब है वो पूरे बस्तर के बदलाव की कहानी कह देता है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अब वो तो रेखचंद जी जैन बैठे हैं, तो इनके संबंध पूरे हिंदुस्तान में, उड़ीसा में भी मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। तो सुकमा कोई रिश्तेदारी करने आए, कोई लड़की देने को तैयार नहीं होगा। लड़की तो ले जाए लेकिन लड़की देने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब एक लाइन में बोला, अब रिश्तेदारी में कोई तकलीफ नहीं। एक बुजुर्ग व्यापारी बोला, कितनी बड़ी बात है। तो ये परिवर्तन आया है कि अब सुख शांति है। पेशा नियम की कितना हुआ बना कर रखे थे, पैसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा। व्यापारी लोग चिंता, मुझे चेंबर ऑफ कॉमर्स जगदलपुर के लोग मिले थे कि पैसा लग जाएगा। बोले इतना क्यों डरते हो, हम साथ में, आपके हितों का हम, मतलब आपके हितों में कुठाराघात नहीं होगा। पैसा नियम बना दे, कहीं कोई बात नहीं हो रही, लागू हो गया पैसा का नियम। सब लोग डरे हुए थे, आदिवासी भी डरे थे, गैर आदिवासी भी डरे हुए थे, लेकिन सबसे बात के उसे लागू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बात यह है कि इन लोगों से संवाद तो करें। आप दुश्मन की तरह व्यवहार करें। बस्तर जगदलपुर आदमी पहले से तनाव में। यदि आप पहले बस्तर आए होते जी, तो आपके परिवार के लोगों को बीपी बढ़ा रहता। जब तक कि आप घर नहीं लौट जाते तब तक कि वो न सो पाते न खा पाते। अब वो बात नहीं है। अब बड़ा परिवर्तन, इन 4 साल में इतना परिवर्तन आया। ये है कहानी। बीजेपी कहती है कि रोड मैप उन्हीं का दिया हुआ है। भाई रोड मैप, मतलब 15 साल तक केवल रोड ही मैप बनाते रहे, रोड नहीं बना पाए। भाई बकावंड का काजू प्रोसेसिंग प्लांट 1998 बना है, मैंने नहीं बनाया जी, लेकिन उसको 15 साल शुरू कर सकते थे, नहीं शुरू कर पाए। इमली प्रोसेसिंग प्लांट अभी शुरू किया, दशहरा के बाद। मिलेट्स प्लांट अभी शुरू किया। ये सारी चीज वैल्यू एडिशन करने के काम। तो ये कौन सा रोड बनाया है, कौन सा मैप है भाई। मिलेट्स पर सर मैं समझना चाहूँगा कि आखिर दिल्ली में ऐसी मतलब क्या समस्या उत्पन्न हो गई, आपको क्या लगता है ऐसी क्या समस्या थी उनको जो लगा क्या कि आप देश के आईने में, दुनिया के आईने पे आप बस्तर के जो वनोपज है उसको बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि ये कैसे तैयार किया है, कैसे आपने। देखिए तकलीफ ये है कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में
कोदो कुटकी रागी, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया भारत सरकार ने। रागी का समर्थन मूल्य 3500 रुपया, हमने 3100 रुपया हमने समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की व्यवस्था किया। पूरे हिंदुस्तान में कोई कोदो कुटकी रागी, कोदो कुटकी नहीं खरीदता देश भर में, हमने खरीदा। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने खरीदा जी। वो हैदराबाद में मिलेट्स का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसका डायरेक्टर कहते हैं कि ये तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है और मेरे ऑफिस खुला है, तो उसका लाभ यदि कोई ले रहा है तो छत्तीसगढ़ ले रहा है। और आज उसके समर्थन मूल्य खरीदी पूरे 14 जिलों में हम लोग खरीदी कर रहे हैं, जितने भी आदिवासी अंचल हैं, वहीं सबसे ज़्यादा कोदो होता है। लेकिन अब उसके मिलेट्स कैफे बनाने के बाद देखिए, जो आदिवासी का मुख्य जो भोजन था वो यही था, लघु अनुपज या कोदो कुटकी रागी, ये इनको चावल नहीं था। तो ये उनके स्वाभाविक भोजन है। अब उसको हम लोग, भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा, भाई ये इसको आप चिक्की और क्या क्या देते हैं मध्याह्न भोजन में, उसके जगह ये मिलेट से जो बने हुए 22 प्रकार के हम उत्पाद कर रहे हैं मिलेट से में। उसे पास्ता भी बन रहा है, उसके हलवा भी, रागी का हलवा भी बन रहा है। अभी तो हमने विधानसभा सब विधायकों को खिलाया बढ़िया हड्डी से, कोदो के चावल, कोदो के बहुत सारी चीज़ें बना, खीर, कुटकी की खीर, ये सब चीज़ खिलाया, कितना खूबसूरत। अभी हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा तो उसमें भी खिलाएंगे। मतलब लगता है ये कि बीजेपी जो आपके जो विकास के जो मॉडल्स हैं, जो छत्तीसगढ़िया मॉडल है, उसको डब्बे में बंद करने के लिए वो कितना भी देखिए, सूरज को कितना भी आप ढकने की कोशिश करेंगे, बदली आ भी जाए तो थोड़े समय के लिए अंधेरा छाएगा, लेकिन सूरज को आप रोक नहीं सकते। तो जो छत्तीसगढ़ का जो विकास है, बस्तर का विकास है, बस्तर में बदलाव को आप देश और दुनिया की निगाह से ज़्यादा देर तक के छुपा नहीं सकते, और बर्दाश्त नहीं कर पाए मिलेट्स का, क्योंकि मिलेट्स यार पूरे दुनिया में घोषित है। राजपथ में यदि छत्तीसगढ़ का मिलेट्स के गाड़ियाँ चलती तो छत्तीसगढ़ को वायु मिलता, दूसरे राज्य वाले तो कर ही नहीं पाए जो हमने किया है। अब रेल बोर्ड वाले भी अड़चन लगा रहे हैं जी कि बस्तर तक रेल लाने की जो आप जो अथक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनके सब साथी लोग हैं, पद यात्रा किए, हड़ताल किए, हम पूरा साथ में हैं। और 1997 में सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में अशासकीय संकल्प मैं ही लाया था कि ये राजहरा से रेल लाइन जगदलपुर तक जाना चाहिए, लेकिन अब वो रोक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। दरअसल में लोगों को सुविधा बढ़े, लोगों का अधिकार संपन्न बने, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती च नहीं। वो तो बस ये है कि एक रुपये किलो चावल में देख चावल वाला बाबा बने रहो, लोग जिंदा रहे, उसको वोट देता रहे, ये उसके दृष्टिकोण है। वो संपन्न बने, उसके पास उसके घर के सामने गाड़ी खड़े रहे, परिवार के साथ मोटरसाइकिल में वो बाजार जाए, ये लोग नहीं चाहते। अच्छा, आप इन सब के बीच में आप नदियों के संरक्षण को लेकर के भी ढेर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इंद्रावती नदी पर भी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन नदियां आज सूख रही है जी, तो कैसे जीवित कैसे करेंगे सर? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले बड़े बांध हैं, अब वो बड़े बांध अब स्वीकृत भी नहीं रहे हैं, लोग विरोध भी करते हैं, डुबान भी आता है। तो हमने नरवा प्रोजेक्ट बनाया है, और नरवा प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर उतना हाइट का रखो जिससे अगल बगल की ज़मीन डुबान में ना आए और पानी है वो सुरक्षित रह जाए। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है कि उसमें 40-30 का योजना बोलते हैं, वो टेक्निकल उनके शब्द हैं। यदि गड्ढा भी खोद रहे हैं तो समझ लीजिए कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर इस प्रकार से करते हैं, और लाखों के तादाद में इस प्रकार से गड्ढे हैं। यदि वो गड्ढे में 3 घन मीटर हो गया पानी, और 3 बार भी उभरा तो एक जो गड्ढा है वो 9 घन मीटर पानी जमीन के अंदर डाल रहा है जी। और ऐसे लाखों के तादाद में, हम करोड़ों हमने बनाए स्ट्रक्चर, तो कितना जल नीचे जा रहा है जमीन के नीचे, है ना। फिर आप बहुत सारी चीज़ें आपने गिवियन स्ट्रक्चर के बारे में बताया, बोल्डर चेक डैम के बारे में बताया, डाइक वाल के बारे में बताया, इन सब से पानी रुकाव होगा पानी। और इसके कारण से हुआ ये है कि कई जगह मतलब जो मैदानी सब 7 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक है, कई जगह 2-2, 3-3, 4-4 मीटर तक के पानी जल स्तर ऊपर उठा है। तो आज सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी चाहिए,
निस्तार के लिए पानी चाहिए, पेयजल के लिए पानी चाहिए, उद्योग व्यापार के लिए पानी चाहिए। तो ये सब अब जल जीवन मिशन शुरू किए हैं, 55 लीटर हर व्यक्ति को पानी चाहिए। तो पानी आएगा कहाँ से? आप भूमिगत जल से पानी उलीचेंगे। पानी भाई वो भी तो बैंक की तरह है, बैंक में एक बार पैसा डाल दिए तो तब निकालते ही रहेंगे। तो एक दिन आपका खाता है जी, वो चेक डालेंगे, वो समाप्त हो जाएगा, उससे पैसा निकलेगा नहीं। तो ये भी तो उसी प्रकार से आप यदि पानी निकालते ही रहेंगे और पानी डालने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो पानी सूख जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 12,000 नाला को अभी रिचार्ज किया है। और उसके कारण केवल वो पानी भर रोकने का काम नहीं है, केवल किसानों को पानी मिल रहा है ऐसा नहीं है। उसके कारण से आपके नाले के किनारे के जो हरियाली है, ज़मीन की नमी है, और उसके कारण से जो घास उग रहे हैं और पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे हैं। इंद्रावती नदी को लेकर के लोग कहते हैं कि सर इसका जो ज़्यादातर जो फायदा है वो उड़ीसा ले जा रहा है। अभी हम लोग वही बैठक करके आए, आपके कार्यक्रम में जो विलम्ब हो वो इंद्रावती प्राधिकरण की बैठक हम लोग कर रहे थे। और अभी जो जानकारी मिली कि समझौता ये हुआ था कि 50% पानी दोनों राज्यों को मिलेगा जी। अभी स्थिति ये है कि हमको केवल 20% मिल रहा है, 80% पानी उड़ीसा जा रहा है। और भारत सरकार को आपत्ति हमने की और इसके लिए प्रयास करेंगे 50% पानी हमारा आए। लेकिन उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर और खड़ा करना है, जो एनीकट वगैरह बनाना है, उसके भी मैंने कहा कि जल्दी इसको स्वीकृत करें। DPR बन गया है, बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति देंगे, टेंडर होगा और यहाँ इंद्रावती पुनर्जीवित हो, उसके किनारे वृक्षारोपण होना चाहिए। जहाँ कटाव हो रहा है उसके तटबंध बनाने का काम हो। तो ये सुंदर इंद्रावती बस्तर की पहचान है और बस्तर के लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये इंद्रावती पुनर्जीवित हो, सूखे मत कभी, और साथ ही साथ वो सुंदर भी रहे। तो ये जीवनदायिनी नदी है और वो सूख जाएगा तो फिर बस्तर की स्थिति क्या हो सकती है? सर इन 4 सालों में आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और ऐसी जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जो बच गए हैं, जिनको अभी आपके जो सपने हैं बस्तर को लेकर के, उन सपनों पर अभी काम करना है? मेरा कोई सपना नहीं है, ये सपना हमारे बुजुर्गों का है, बस्तर के लोगों का सपना है। बस्तर के लोग कभी पलायन नहीं करते थे। यहाँ जंगल है वो इतना कुछ दे देता था उनको, कभी बाहर जाने की सोचते नहीं थे। ईश्वर ने लगता है कि बड़े तरीके से सजाया संवारा इस बस्तर को जी। लेकिन अब बस्तर के लोग पलायन कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के समय पता चला कि यहाँ के लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो हम लोग सुनते थे, लेकिन कर्नाटक गए हैं, तमिलनाडु गए हैं, गोवा में मिले हैं, केरल तक के लोग गए हैं। हम लोग गाड़ी भेजे वहाँ के लोगों को लाने के लिए। तो बस्तर के नौजवान अब रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही है कि उनको बस्तर में ही सब कुछ है, तो फिर रोजगार के लिए बाहर क्यों जाना पड़े? तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए। बड़े इंडस्ट्री से रोजगार नहीं मिलता। आजकल कंप्यूटराइजेशन का ज़माना आ गया है। आप यदि हजारों करोड़ का पावर प्लांट बना दीजिए, 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे, 400 लोग नौकरी पाते हैं। लेकिन यदि छोटे छोटे इंडस्ट्री डाल दें, जैसे बस्तर में सबसे बढ़िया क्या है, आपके पास लघु वनोपज है। बस्तर के मौसम ऐसा है कि कोई भी फसल ले सकते हैं। मिर्च कितना उत्पादन होता है, काफ़ी यहाँ उत्पादन हो रहा है, काजू यहाँ उत्पादन हो रहा है, सब कुछ यहाँ उत्पादन, यहाँ मौसम इतना बढ़िया है। तो आप इससे जुड़े हुए उद्योग आप लगाते जाइए, उससे रोजगार मिलेगा। जैसे हमने कहा ना, अभी हमने मिलेट्स का प्लांट लगाया, उसमें लोग सैकड़ों लोग उसमें काम में लगेंगे। इमली प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं, उसमें सैकड़ों लोग काम करेंगे। और उसके साथ साथ जब यही आपके मिनरल्स हैं तो फिर उससे छोटे छोटे उद्योग, जिससे लोगों की ज़मीन ना जाए, ऐसे उद्योग लगना चाहिए ताकि यहीं के लोग उसको रोजगार। यहाँ का आयरन ओर है, दूसरी जगह रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि छोटे शासकीय भूमि में ही यदि हम चाहे स्पंज आयरन लगाएं, छोटे स्टील प्लांट लगाएं, तो सैकड़ों लोगों को, जो स्पंज आयरन है, छोटे स्टील प्लांट है, वो ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है बनिस्बत के बड़े स्टील प्लांट। सर आपके बगल में जो पड़ोसी राज्य है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहते हैं और कहते हैं कि हम बड़े उद्योगपतियों को लाएंगे और रोजगार देंगे। सर लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ में पिछले सरकार ने भी ग्लोबल मतलब इन्वेस्टर बुलाए थे, इन्वेस्टर मीट किए थे,
लेकिन मैं जब समीक्षा किया ना तो उसमें से एक भी आदमी नहीं आया, और सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो गए इन्वेस्टर मीट में, लेकिन आया कोई नहीं। हमने उद्योग नीति बनाया तो उसमें 2200 उद्योगपति आए, 41,000 करोड़ इन्वेस्ट हो गया, और हजारों लोगों को उसमें रोजगार भी मिल रहा है। तो हमारी जो नीति है वो ज़्यादा कारगर है। सर नीति ही कारगर नहीं, आप तो हिमाचल में छत्तीसगढ़िया मॉडल बेच के आप आ गए सर। हाँ, तो 10 गारंटी थी, इसमें 5 हमारे छत्तीसगढ़ के। हमने चाहे शिक्षा कहो, चाहे रोजगार कहो, चाहे गोधन न्याय योजना कहो, सारी चीज़ हमने बताया और उनको अच्छा लगा। थोड़ा सर बस्तर से बाहर निकल करके इस छत्तीसगढ़ परिदृश्य में थोड़ा घूमते हैं। आरक्षण को लेकर के सर बड़ा बवाल मचा हुआ है सर। राज्यपाल महोदय एकदम मतलब लग रहा है कि आर पार द्वंद्व वाली स्थिति, एकदम युद्ध। देखिए, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो नियम के विपरीत हो, संविधान के विपरीत हो। जो अनुसूचित जाति है 32% हमारे हैं, उनको उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये संविधान कहता है। ये 13% हमारे अनुसूचित जाति के हैं, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। अब मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग को 27% किया है। भारत सरकार ने अभी EWS में 10% तक के आपको आरक्षण देने की बात की। हम उसी सीमा के अंदर में किए हैं। बस छत्तीसगढ़ में आप निकाल के देखें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यहाँ कुपोषण है, यहाँ नक्सलवाद है, उन सब से जूझते हुए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको ये विशेष परिस्थिति है, तो ये आरक्षण की अनुमति मिलना चाहिए। और विधानसभा से पारित हुआ है, उस बिल को क्या रोकने की क्या जरूरत थी भाई? पहले तो बोली थी कि आप बिल पारित करो और मैं तुरंत मैं फौरन उस पे फौरन दस्तखत करूंगी। और उसके बाद जब बिल पारित कर दिए और अनुसूची 9 में शामिल करने का प्रस्ताव कर दिए, उसके बाद से सबके भारतीय जनता पार्टी वालों को हाथ पांव फूल गया। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किए। उसके बाद एक शब्द 2 दिसंबर से लेके आज 25 जनवरी हो गया, भारतीय जनता पार्टी के एक भी बड़े नेताओं को छोड़ दे, छोटे से कार्यकर्ता भी नहीं कहा कि राज्यपाल जी दस्तखत कर दीजिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उम्र निकली जा रही है। हम मौका देना चाहते हैं। अभी बस्तर फाइटर कितने साल से आए, हमने भर्ती की, हम पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, सारे विभाग में भर्ती करना चाहते हैं। पिछली सरकार तो वैकेंसी नहीं निकालती थी, निकल जाए तो परीक्षा नहीं होती थी, परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट नहीं आता था, और रिजल्ट आए तो उसमें फिर धांधलियाँ हो जाती थी। अभी हम लोग कितने भर्तियाँ कर दी। अच्छा सर, इन 4 सालों में सर ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती दिखी सर आपको, जिसको बड़े दमदार तरीके से आप सामने लेकर के आए, जो लगा था आपको कि ये बड़ा टफ टास्क है? वैसे तो आप प्रचंड बहुमत के साथ आप आए थे, आपके लिए सब कुछ स्मूथ हो चला था, आपकी टीम अच्छी थी, लेकिन ऐसी कौन सी चुनौती आपको दिखी कि ये थोड़ा टफ टास्क है, इसको ठीक करना है? देखिए, बहुत सारी, देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले फिर भी कम निकले। तो हमारे पास चुनौतियाँ कम नहीं थी। बस्तर में आप जो सुख शांति चैन दिख रहा है, ये छोटी मोटी चुनौती थी। बस्तर के भाई लॉकडाउन था, सारे व्यवसाय बने, मार्च महीने में लॉकडाउन लगा, और उस समय महुआ भी आता है, उस समय तेंदुपत्ता भी तोड़ाई करते हैं, इमली भी आता है, तो खरीदी की व्यवस्था नहीं। ये सब जनप्रतिनिधि आए, कैसे करेंगे भाई? ये साल भर इनका अर्थव्यवस्था चलता है बस्तर के लोगों का। हमने रास्ता निकाला, और रास्ता निकला तो 17 रुपये का महुआ का हम 30 रुपये में खरीदे। मतलब संकट के समय में तो कम पैसा मिलता, हम ज़्यादा पैसा दिए। लॉकडाउन का समय था, खजाने में भी पैसा नहीं था, तनख्वाह नहीं देने का पैसा नहीं था, किसानों के साथ हम खड़ा हो गए। उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दिए, भारत सरकार ने रोका है, हमने दिया। उसके बाद आप देख लीजिए कि उस लॉकडाउन में मजदूरों के सामने रोजी रोटी, 7 लाख लोग पलायन करके यहाँ वापस आए थे पलायन के जी। 26 लाख लोगों को हमने मनरेगा के तहत काम, पूरे देश में सबसे पहले। सबसे चुनौती ये थी कि घर में, सबके घर में राशन होना चाहिए, 3 महीने का राशन एक मुश्त सबके घर में। भारत सरकार तो सोचती रही, हम घर में पहुंचा दिए, उनके घर घर में पहुंचा दिए, राशन सबके घरों में पहुंचा दिए। तो चुनौतियां तो हमारे साथ बहुत से थी।
दिल्ली जैसे जगह में ऑक्सीजन के लिए मारा मारी, रेमडेसिविर के लिए मारा मारी था। छत्तीसगढ़ ने न केवल अपने लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया बल्कि सब जगह भेजने, कई राज्यों में भेजने की व्यवस्था की है। चुनौतियां तो थी हमारे सामने। अच्छा सर, तो मतलब मैं ऐसे आपको जानना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी की ये स्ट्रेंथ के पीछे कौन खड़ा है? छत्तीसगढ़ की जनता, ये इनका प्यार है जो इतना लड़ पा। मेरी क्या बखत, उनका जो विश्वास है, उनका जो साहस है, उनके पीछे भूपेश बघेल को बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में, वही ताकत है। मेरी क्या ताकत? अभी देखिए ओपीएस का मामला आया जी। ओपीएस भारत सरकार बोले हम पैसा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं यदि भारत सरकार पैसा नहीं देगी तो कहाँ लगे? 17,000 करोड़ छोटी मोटी राशि नहीं है, 17,000 करोड़ है छत्तीसगढ़ सरकार का अनुदान और कर्मचारियों का। हमने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं देते। हमने चिट्ठी पत्र लिखा, नीति आयोग में बैठक में उठाया, निर्मला सीतारमण जी वित्त विभाग की बैठक रखी, उसमें हमने कहा, नहीं सुने। हमारे अधिकारी ऐसे रास्ता निकाले वो सब देखते रह गए। ये हमारे अधिकारियों का कमाल है, जिन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू होगा और कर दिए, देश देखता रहा। तो ये आपकी नीयत ठीक होना चाहिए। आप उससे केवल वोट की राजनीति मत करिए उनके साथ। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप राजनीति, आप बीजेपी तो कह रहे कि आप सिर्फ हर चीज में राजनीति करते हैं। इसमें क्या राजनीति? यदि कर्मचारियों को ओपीएस लागू करने की बात हमने कही तो हमने लागू कर दिया। किसानों को कहा 25 रुपये देंगे प्रति क्विंटल, आज 2640 रुपये पड़ रहा है भाई, 2500 नहीं। इसमें क्या राजनीति है भला? उसके जेब में पैसा जा रहा है किसानों के, मतलब 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया आम जनता की जेब में चला गया जी। इसमें क्या राजनीति भला बताइए? राजनीति दो होती कि आप बोना 21 रुपये में खरीदूंगा बोलेंगे, वोट ले लिए, उसके बाद आप नहीं दे रहे हो, वो राजनीति है। आप बोनस हर साल दूंगा बोले और नहीं दोगे, वो राजनीति है। और हम तो दिए और करके दिए, बता दिए ये है। तो ये हम अच्छा सर, ये मोदी वर्सेस भूपेश बघेल की ये जो लड़ाई दिख रही है सर, कि आप कुछ करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया था, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार करने नहीं देती है, वो कहते हैं कि जी राज्य सरकार को ये उनके गाइडलाइंस है वो इनको ही इतना ही फॉलो करना है। ये जो लड़ाई सर छिड़ गई, ये कैसे? देखो भाई, मोदी बहुत बड़े नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार के प्रधानमंत्री, उसके साथ में मेरी तुलना कैसे हो सकती है? और लेकिन लड़ाई जो है भूपेश बघेल की नहीं व्यक्तिगत, मेरी क्या लड़ाई हो सकती है उनसे? कोई मेरा जमीन छीन लिया है जो उससे लड़ूंगा मैं? छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार का हनन कर रहे हैं। अब 4170 करोड़ रुपया कोयले के रॉयल्टी के पैसा पेनाल्टी जो लगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत सरकार पर जमा है। अब मैं मांग रहा हूं, नहीं दे रहे हैं। जो सेंट्रल एक्साइज का पैसा है वो नहीं दे रहे हैं। हम रॉयल्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जितने भी मिनरल्स हैं वो बढ़ा ही नहीं रहे हैं। लड़ाई इस बात की है। ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा हमारा पड़ा हुआ है, हम मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जीएसटी का पैसा उनके पास पड़ा है, हम मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो लड़ाई इस बात की, छत्तीसगढ़ की लड़ाई है। अच्छा, ऐसा क्या करने से लगता है कि केंद्र सरकार आपकी बात मानने लगेगी? कुछ ऐसा? देखो भाई, उनकी जो फितरत है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कि उसे उम्मीद करना चाहिए कि कुछ मदद करेंगे। अब हम काम कर रहे हैं तो उसको तो सम्मान देना पड़ेगा। स्वच्छता का 3 बार हम सम्मान ले आए पूरे देश में, सबसे स्वच्छ राज्य हमारा छत्तीसगढ़। लघु वनोपज खरीदे पूरे देश का 74%, तो 11 पुरस्कार हमको मिला। नीति आयोग की मजबूरी है कि चाहे वो सुकमा में हो, चाहे बीजापुर में हो, चाहे कोंडागांव हो, नारायणपुर में, यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? आंकड़े बोलती है, तो उसमें वो उसको बोलना ही पड़ता है कि सबसे अच्छा आकांक्षी जिलों में ये जिला काम किए हैं, कभी प्रथम आ रहे हैं, कभी द्वितीय आ रहे हैं। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत, उसको कहाँ रोक लेंगे? सर, अब ये क्योंकि अंतिम वर्ष आपका इस कार्यकाल का चल रहा है, तो अब आपको यहाँ से क्या लगता है कि बस्तर को लेकर के, छत्तीसगढ़ को लेकर के क्या बड़ी कल्पनाएं हैं जिसको आप एकदम से साकार करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह कि हमको स्वावलंबन की ओर बढ़ना है। हमको किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। मेरे यहाँ का हर
जो जवान बेटी बेटियां हैं वो सब अपने पैरों में खड़े होना चाहिए, सबके हाथों में रोजगार होना चाहिए, सब संपन्न होना चाहिए। हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, आदि संस्कृति है, उसको ऊंचाई में ले जाएं, देश और दुनिया को। देखिए राष्ट्रीय हम आदिवासी नृत्य महोत्सव कराएं, वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो ये हमारी जो हम हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और छत्तीसगढ़िया होने के नाते मुझे गर्व है, ये सब लोग महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो सवालों को बदलते बस्तर के साथ जो हमने खड़ा किया था, आपने बड़े बेबाक अंदाज में, बड़े बेबाक तरीके से आपने उसका जवाब दिया। और मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है इसी सारगर्भिता के साथ आपको सुनना चाह रही थी कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको कैसे जमीन पे वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।